Hello viewers, today I will discuss the difference between the geological structure, physiography and relief. ये तीनों चीज़ जो है बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि जो भी पढ़ाई होती है ज्योग्राफी में खास करके इन तीनों के बीच में जो अंतर है उसे समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अगर जब तक आप इसको नहीं समझते हैं तब तक आप किसी प्रश्न को ठीक से नहीं समझ पाएंगे और उसका उत्तर भी आप नहीं दे पाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पर। तो सबसे पहले हम आते हैं कि जियोलॉजी। जियोलॉजी क्या है? जियोलॉजी एक प्रकार का विज्ञान है, साइंस है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, चट्टानों का अध्ययन करते हैं। चट्टान कौन सी चट्टान? जो क्रस्ट, जिससे क्रस्ट बनता है, तो उसी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और उस कैसे बना है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उन सभी बातों का अध्ययन, विशद अध्ययन हम लोग जियोलॉजी में करते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं स्ट्रक्चरल जियोलॉजी। यह भी क्या है, यह जियोलॉजी का एक ब्रांच है, उसका एक शाखा है, जिसमें हम चट्टानों के स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका सारे उसके हिस्ट्री का अध्ययन करते हैं और वो क्रस्ट जिससे बनता है उसके बारे में जानते हैं। तो चट्टानों का स्ट्रक्चरल जियोलॉजी के अंतर्गत जानते हैं। उसके बाद आता है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में तीन बातों पर हम लोग ध्यान देते हैं। मतलब सबसे पहला है टाइप ऑफ द रॉक। चट्टाने कौन कौन सी चट्टाने हैं, उसमें टाइप ऑफ द रॉक्स है, चट्टानों के कौन कौन से प्रकार हैं। उसके बाद होता है आपका एज ऑफ द रॉक्स। एज ऑफ द रॉक्स मतलब सिंपल है, जियोलॉजिकल हिस्ट्री से इसका मतलब है वो कब बनी थी, जियोलॉजिकल एरा के कौन से जियोलॉजिकल एरा में बनी थी। जियोलॉजिकल टाइम उसके हम लोग पढ़ते हैं, उसमें सारे उसमें एराज हैं, तो एरा पीरियड्स हैं, तो कौन कब वो बनी थी, तो इसमें हम लोग एज के बारे में जानते हैं। एज के बारे में जानने से हम लोग बहुत सी बातों की जानकारी कर लेते हैं। उसका है लेआउट ऑफ द रॉक्स, मतलब चट्टाने किस अवस्था में है, उसकी लेआउट क्या है, क्या वो फोल्डेड है, क्या वो फोल्डेड है, क्या वो हॉरिजॉन्टल है, क्या वो बेंडेड है, टिल्टेड है, ये सभी बातों की जानकारी हम लोग लेआउट में करते हैं। तो ये क्या है आपका जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। अब हम आते हैं रिलीफ। रिलीफ आप लोग काफी सुने होंगे, रिलीफ है, यहाँ का रिलीफ इतना है, यहाँ का क्या है, इसको हम लोग हिंदी में ऊंचावच बोलते हैं। तो रिलीफ का सिंपल मीनिंग है, मैथमेटिकल टर्म में अगर उसको हम देखा जाए तो किसी भी क्षेत्र का जो रिलीफ है वहाँ पर के हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट के डिफरेंस को ही हम लोग रिलीफ कहते हैं। मान लीजिए कि किसी क्षेत्र में अगर हाईएस्ट पॉइंट 1000 फीट, 1000 फीट उसका हाईएस्ट पॉइंट, और मिनिमम उसकी हाइट कहीं पर उसी क्षेत्र में 100 फीट है, तो यह क्या हुआ रिलीफ, 1000 माइनस 100 इज 900। तो यह रिलीफ उससे हम लोग पता लगाते हैं। तो अगर किसी क्षेत्र का रिलीफ अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो वो क्या करेगा, वो माउंटेन्स को बतलाता है, पर्वतीय क्षेत्र माउंटेन्स को बतलाता है। जैसे जैसे रिलीफ कम होता है वैसे वैसे माउंटेन्स क्या होता है, प्लेटू में कन्वर्ट होता है, और प्लेटू से और धीरे धीरे कम होते हैं तो प्लेन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी अगर डिफरेंस बहुत कम रहेगा तो वो प्लेन को बतलाएगा, तो इसे रिलीफ में उसमें आता है। और उसके बाद है फिजियोग्राफी। फिजियोग्राफी जो है वो क्या है, फिजिकल फीचर्स। फिजिकल फीचर्स क्या है, जैसे हम लोग कहते हैं कि इंडिया की फिजियोग्राफी। इंडिया की फिजियोग्राफी क्या है, सिंपल टर्म्स में क्या कहते हैं, इसमें क्या है, नॉर्थ में माउंटेन्स है, हिमालयन माउंटेन्स है, उसके बाद डेक्कन प्लेटू है, और उसका क्या है, ये बीच में हिमालय और डेक्कन प्लेटू के बीच में क्या है, इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन है, ये प्लेन है। तो ये तीन प्रकार के इसके फिजिकल फीचर्स हो गए। ये तीनों फिजिकल फीचर्स क्या है, रिलीफ पर ही निर्भर करते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा रिलीफ हिमालयन माउंटेन्स में है, उसके बाद प्लेटू में है, डेक्कन प्लेटू में है, उसके बाद सबसे कम रिलीफ क्या है आपको, इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन, और फिर कोस्टल प्लेन्स है, जिसमें कोंकण कोस्ट है, मालाबार कोस्ट है वेस्ट में, और ईस्ट में हम जाते हैं तो क्या है, वो आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। तो वो क्या है, वो सबसे नीचा क्षेत्र है। तो इस तरह से यह क्या है, हम लोग इसमें फिजियोग्राफी में इन्हीं बातों का अध्ययन करते हैं। क्रस्ट के ऊपर जितने फॉर्मेशंस हैं, जैसे माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स हैं,
ये सभी जो बड़े बड़े आकार हैं जो दिखाई पड़ते हैं, वो क्या है, भू संचलन यानी अर्थ मूवमेंट्स के परिणाम है। वो ये अर्थ मूवमेंट्स क्या है, दो प्रकार के होते हैं। एक मूवमेंट होता है जो सडन, आकस्मिक होता है। आकस्मिक जो होता है सडन मूवमेंट, वो कम समय के लिए होता है, तो उससे भूकंप आते हैं और फिर ज्वालामुखी क्रियाएं वल्केनिज्म होता है। और दूसरा होता है कि आपका जो लंबे समय तक चलता है ना, वो काफ़ी लंबा समय तक चलता है। वो क्या कहते हैं हम लोग, वो एपिजेनेटिक फोर्सेस होते हैं। एपिजेनेटिक फोर्सेस यानी वर्टिकल मूवमेंट उसमें होता है, वो उससे कॉन्टिनेंट बनते हैं, प्लेटू बनते हैं, इत्यादि बनते हैं। वो क्या है, वर्टिकल मोशन ऊपर या नीचे की हो जाता है। तो बड़े बड़े पठार जो हैं इससे बने हैं। और ये क्या है, कोई भाग समुद्र से ऊपर चला आता है तो पठार का रूप ले लेता है, या फिर समुद्र के नीचे भी चला जाता है। तो ये क्या होता है, वर्टिकल मोशन होता है। मूवमेंट है वो क्या है, पर्वत से बनते हैं, तो उससे पहाड़ों का निर्माण होता है। इसको हम लोग कहते हैं ऑरोजेनिक या ऑरोजेनेटिक मूवमेंट कहते हैं। यह क्या है, हॉरिजॉन्टल क्रस्ट के दो भाग जब एक दूसरे के निकट आते हैं तो क्या है, कंप्रेशनल फोर्स, कंप्रेशन के कारण पर्वतों का निर्माण होता है। तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है, फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स। और ये क्या है, मतलब हमने इस बात की भी चर्चा की है कि क्रस्ट ये क्या है, कंप्रेशनल फोर्स के कारण बनता है, कंप्रेशन से ही बनता है। और जब कंप्रेशन होगा कहीं भी, जब किसी भी क्रस्ट के किसी भूभाग में जब कहीं पर मतलब कंप्रेशनल फोर्स काम करेंगे तो दूसरे क्षेत्र पर कहीं ना कहीं टेंशनल फोर्स भी काम करेगा, तनाव का बल भी काम करेगा। तो तनाव का बल का क्या रिजल्ट होता है, इसको हम लोग देखेंगे। उससे क्या होता है, वैलीज, रिफ्ट वैलीज का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग आते हैं कि कितने प्रकार के स्ट्रक्चर बनते हैं जो अर्थ मूवमेंट होते हैं। हमने अभी चर्चा की थी, फोल्डेड, फॉल्टेड इत्यादि की चर्चा हमने की थी। तो उसमें कितने प्रकार के जो हैं ये बनते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, आपने इसमें देख सकते हैं फोल्डेड स्ट्रक्चर, इस फिगर में क्लियर कट है, ये फोल्डेड स्ट्रक्चर है। फोल्डेड स्ट्रक्चर में क्या है, जब मतलब मूवमेंट दोनों प्रकार से, दो हॉरिजॉन्टल मोशन में जब कंप्रेशन फोर्स कार्य करता है तो क्रस्ट के ऊपर क्या है, वो कंप्रेशन फोर्स के कारण वेव लाइक पैटर्न बन जाता है। इसको हम लोग कहते हैं फोल्ड्स। इसमें एक अप फोल्ड होता है, दूसरा डाउन फोल्ड होता है। अप फोल्ड को हम लोग एंटीक्लाइन कहते हैं और डाउन फोल्ड को हम लोग सिंक्लाइन कहते हैं। तो इसे फिगर में साफ स्पष्ट है कि आप देखिए, यह आपका अप फोल्ड एंटीक्लाइन और ये क्या है, डाउन फोल्ड। अप फोल्ड को हम लोग ये ऊपर वाला भाग क्रेस्ट है, सबसे ऊपरी भाग क्या है, क्रेस्ट है, और उसके बाद ये भाग क्या है, ट्रफ कहता है। तो सिंक्लाइन वाला पार्ट है उसको हम लोग ट्रफ कहते हैं। अब देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोल्ड है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोल्ड है। जैसे पहला जो फोल्ड है वह सिमेट्रिकल फोल्ड है। सिमेट्रिकल फोल्ड में जो फोल्ड के दो लिंब होते हैं, हर फोल्ड में दो लिंब होते हैं। जब दोनों लिंब मतलब कि हॉरिजॉन्टल से समान कोण पर झुके रहते हैं एक दूसरे की तरफ, जिसको हम लोग सिमेट्रिकल कहते हैं, सममित सिमेट्रिकल कहते हैं। उसी से फिर एसिमेट्रिकल हो जाता है जब दोनों जो लिंब हैं उसके जो कोण है वो बिल्कुल समान नहीं होते, बल्कि कुछ एक अधिक है कुछ थोड़ा कम रहता है। वो क्या होता है, आपका एसिमेट्रिकल हो गया। उसके बाद क्या है, वन लिंब वर्टिकल। अगर एक लिंब बिल्कुल वर्टिकल रह जाए तो कहते हैं ये क्या, दूसरा प्रकार का, यह भी असममितीय फोल्ड है, लेकिन उसका एक अलग वैरायटी है। और फिर दूसरा क्या है, ओवरटर्न। बहुत ज़्यादा जब प्रेशर पड़ता है तो क्रस्ट के क्या ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है और उसकी टर्निंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो क्या आता है, उसको हम लोग कहते हैं ओवरटर्न। और यह क्या, आइसोक्लाइनर। जब दोनों लिंब बिल्कुल एक ही तरफ एक ही एंगल पर झुके रहते हैं, मतलब एक दूसरे के समानांतर होते हैं, तो उसको हम लोग आइसोक्लाइनर कहते हैं। दोनों फोल्ड एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, तो आइसोक्लाइनर हुआ। और ये तीसरा, ये देखिए आप, रिकम्बेंट। रिकम्बेंट फोल्ड हुआ है जब उसके दोनों लिंब बिल्कुल होराइजन के साथ लगभग मिले हुए दिखाई पड़ते हैं, उसी को हम लोग रिकम्बेंट फोल्ड कहते हैं। आपने देखा कि कैसे कितने प्रकार के फोल्ड होते हैं। फोल्ड में भी जब बहुत अधिक दबाव पड़ता है तो कुछ अलग रूप भी बनता है उसका। आप उसको हम लोग कहते हैं कि मतलब फोल्ड कभी कभी दोनों लिंब एक साथ नहीं रह पाता,
एक टूट करके काफी आगे तक खिसक जाता है, इसको हम लोग नैपे कहते हैं। इसको हम लोग देख सकते हैं इस पिक्चर में, देखिए नैपे है, ये देखिए एक लिंब यहाँ, एक लिंब यहाँ, ये पहले यहाँ जुटा हुआ था, अब इसके बाद टूट करके आगे की ओर खिसक गया है। जिस रेखा पर खिसकता है उसको थ्रस्ट प्लेन कहा जाता है। उसके बाद उसी का एक दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर, ये भी नैपे का ही है। तो ऐसे नैपे हिमालयन रीजन में, हिमालय माउंटेन्स रीजन में ऐसे नैपे दिखाई पड़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं फॉल्ट भ्रंश की बात हमने की थी। भ्रंश क्या है? भ्रंश मतलब चट्टानें टूट जाती हैं, दरारें पड़ जाती हैं, तो उसी को हम लोग भ्रंश कहते हैं। यह भी क्या है? टेंशन के कारण होता है, और फिर उसके बाद फिर ये कंप्रेशन के कारण भी होता है। तो कंप्रेशन और टेंशन, यहाँ पर जो दिखला रहे हैं क्या है? ये नॉर्मल फॉल्ट है, और ये क्या है? आपका टेंशन के कारण हुआ है। अब देखिए यहाँ पर आप, ये क्या है? ऊपर का भाग है, लेयर्स ऑफ रॉक दिखला रहे हैं। यहाँ पर क्या है? दोनों बल जो है, दोनों फोर्स दो विपरीत दिशा में काम कर रहे हैं। नेचुरल है कि इस बीच वाले भाग पर क्या है? टेंशन का बल काम करेगा, टेंशनल फोर्स काम करेगा। इसका नतीजा क्या होगा कि यहाँ पर एक दरार उत्पन्न हो जाएगी, और दरार उत्पन्न होकर इसी दरार रेखा यानी फॉल्ट लाइन से यह भाग नीचे की ओर खिसक जाएगा। अगर वो कंटिन्यू कर गया, वो टेंशन कंटिन्यू कर गया, तो खिसक जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ा इसकी पहचान ये है कि इसमें क्षेत्रफल में विस्तार होता है। There is an increase in the area when in the normal fault. What we see the increase in the area. पहले आपको देखिए यहाँ यहीं तक एरिया था, और ये एरिया बढ़ के इतना एरिया बढ़ गया है। इसको कहते हैं नॉर्मल, सामान्य भ्रंश, नॉर्मल फॉल्ट है। और इसी का एक दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पर, इस तरह से ये फॉल्ट प्लेन है, और ये फॉल्ट टेरेस है, यह क्या फॉल्ट प्लेन है, और ये फुटबॉल है, ये इसके सारे वो खिसकता है। तो ये नॉर्मल फॉल्ट है। नॉर्मल फॉल्ट के ठीक विपरीत आपका क्या है? रिवर्स फॉल्ट होता है, हम लोग हिंदी में उत्क्रम भ्रंश कहते हैं, उत्क्रम भ्रंश। तो यह कंप्रेशनल फोर्स के कारण बनता है। सिंपल बात है क्या है? इसमें दोनों बल जो है एक दूसरे की ओर काम कर रहा है, यहाँ पर बीच में क्या होगा? कंप्रेशन का बल, कंप्रेशनल फोर्स पैदा होगा, उत्पन्न होगा, और नतीजा उसके कारण भी दरारें उत्पन्न होगी, और दरार उत्पन्न होकर क्या होगा? एक भाग एक ऊपर की ओर खिसक जाएगा, या तो उससे क्या होगा? ये एरिया जितना बड़ा था उससे एरिया ये घट गया, तो इसमें एरिया घट जाता है। सिंपल बात है, एरिया घटता है। इसका एक और अच्छा उदाहरण आपको बताएंगे कि फॉल्ट से आप क्या क्या बनते हैं। फॉल्ट से एक बनता है, आपको कहते हैं, वह है भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली कहते हैं उसको, है ना। रिफ्ट वैली क्या है? जब लगभग दो समानांतर भ्रंशों के बीच की भूमि जब नीचे की ओर धंस जाती है, मतलब लगभग टू पैरेलल फॉल्ट्स के बीच की भूमि जब नीचे की ओर खिसक जाती है, तो बीच में एक वैली का निर्माण होता है। उससे हम लोग क्या कहते हैं? भ्रंश घाटी कहते हैं। आप फिगर में देखिए, यह क्या है? यह भी आपको टेंशन के कारण बनता है। मैं दो सामान्य भ्रंश के बीच, यह क्या है? देखिए, यह क्या फॉल्ट, ये आपका बीच का जो भाग है, रिफ्ट वैली सरफेस है, और यह नॉर्मल फॉल्ट है, ये भी नॉर्मल फॉल्ट है, ये भी नॉर्मल फॉल्ट है। बीच की भूमि धंस गई, और ये रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन हो जाता है, इन दोनों नॉर्मल। तो उसके बाद में फिर उसके बाद इरोजन का काम होता रहता है, तो कुछ भाग इरोजन हो जाता है, और ये कहता है इरोडेड सरफेस रॉक। यहाँ पर देखिए बिल्कुल नहीं इरोजन हुआ है, यहाँ पर इरोजन हो गया है, तो यह कुछ नीचे की ओर चला गया है। तो यह क्या है? रिफ्ट वैली। इसके कई एग्जाम्पल इंडिया में भी दिखाई पड़ते हैं, जैसे दामोदर रिफ्ट वैली, गोदावरी रिफ्ट वैली, उसके बाद फिर महानदी। तीन जो भ्रंश घाटियां हैं, तीनों नदियां क्या है? बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं। तो इसके पश्चिम की ओर भी बहती हैं, रिवर ताप्ती, रिवर नर्मदा, ये पश्चिम की ओर बहती हैं। ये भी क्या है? भ्रंश घाटियों के उदाहरण है। तो ऐसी भ्रंश घाटियां बनती हैं तो भारतवर्ष में ही मौजूद है। तो इस तरह से हमने देखा कि कितने प्रकार के स्ट्रक्चर में कौन कौन से सरफेस होते हैं,
कितने तरह से स्ट्रक्चर बनता है, इसके विषय में हमने जाना। थैंक यू।